नमस्ते। आज हम यूनिट 9 द प्रपोजल के स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, एंगर मैनेजमेंट। एज एडल्ट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न इज हाउ टू मैनेज अवर टेम्पर। सम ऑफ अस टेंड टू गेट एंग्री क्विकली while others remain calm. Can you think of 3 ill effects that result from anger? Note them down. Suggest ways to avoid losing your temper in such situations. Are there any benefits from anger? गुस्से को मैनेज करना। बड़ों के तौर पर एक ज़रूरी बात जो सीखनी चाहिए वह है अपने गुस्से को मैनेज करना। हम में से कुछ लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं जबकि कुछ शांत रहते हैं। क्या आप गुस्से से होने वाली 3 बुरे असर के बारे में सोच सकते हैं? उन्हें लिख लें। ऐसी स्थितियों में अपना आपा खोने से बचने के तरीके बताएं। क्या गुस्से से कोई फ़ायदा होता है? आंसर, एंगर मैनेजमेंट यानी गुस्से पर काबू। 3 इल इफेक्ट्स ऑफ एंगर यानी कि गुस्से के 3 बुरे असर। फर्स्ट, एंगर कैन स्पॉइल अवर रिलेशनशिप्स विथ अदर्स। गुस्सा दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को खराब कर सकता है। सेकेंड, इट कैन मेक अस से और डू थिंग्स दैट वी मे रिग्रेट लेटर। इसकी वजह से हम ऐसी बातें कह या कर सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हो। थर्ड, इट कैन अफेक्ट आवर पीस ऑफ माइंड एंड हेल्थ। यह हमारे मन की शांति और सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। 3 वेज टू कंट्रोल एंगर। गुस्से पर काबू पाने के 3 तरीके। फर्स्ट, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड स्टे काम। कुछ गहरी सांसें लें और शांत रहें। सेकेंड, थिंक बिफोर स्पीकिंग और रिएक्ट, यानी कि कुछ भी बोलने या प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। एंड थर्ड, मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन फॉर सम टाइम एंड रिटर्न व्हेन यू आर काम, यानी कुछ समय के लिए उस स्थिति से दूर हट जाएं और शांत होने पर वापस आएं। बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग एंगर यानी कि गुस्से को संभालने के फायदे। यस, मैनेजिंग एंगर हेल्प्स अस मेक बेटर डिसीजंस, मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स एंड डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशंस पीसफुली। यानी हाँ, गुस्से को संभालने से हमें बेहतर फैसले लेने, अच्छे रिश्ते बनाए रखने और मुश्किल हालात का शांति से सामना करने में मदद मिलती है। ओके। Second, in pairs, prepare a script based on the given excerpt from The Home and the World by Rabindranath Tagore. You may write 5 exchanges between the characters with other directions, such as movements on stage and way of speaking, etc. जोड़ियों में रविंद्रनाथ टैगोर की किताब द होम एंड द वर्ल्ड के दिए गए हिस्से पर आधारित एक स्क्रिप्ट तैयार करें। आप किरदारों के बीच 5 बातचीत लिख सकते हैं जिसमें स्टेज पर उनकी हरकतें और बोलने का तरीका वगैरह जैसे दूसरे डायरेक्शन भी हों। ओके, आप इसे बुक से देख लीजिएगा। आंसर, स्क्रिप्ट द होम एंड द वर्ल्ड। सेटिंग, निखिल्स ऑफिस एंड द इनर अपार्टमेंट, यानी निखिल का ऑफिस और अंदर का अपार्टमेंट। कैरेक्टर्स, निखिल, बिमला एंड द मैसेंजर, यानी कि किरदार कौन कौन है? निखिल, बिमला और मैसेंजर। मैसेंजर, द रानी मदर हैज सेंट फॉर यू सर, यानी रानी माँ ने आपको बुलाया है सर। निखिल, द बड़ा रानी। मैसेंजर, नो सर, द छोटा रानी मदर, नहीं सर, छोटी रानी माँ ने। निखिल गोज इनटू द इनर अपार्टमेंट एंड फाइंड्स बिमला देयर ड्रेस्ड अप। निखिल अंदर के अपार्टमेंट में जाता है और बिमला को वहाँ तैयार होकर पाता है। बिमला, इज इट राइट दैट आवर शुड बी द ओनली मार्केट इन ऑल बंगाल विच अलाउज फॉरेन गुड्स। क्या यह सही है कि पूरे बंगाल में हमारा ही एकमात्र मार्केट हो जहाँ विदेशी सामान की इजाज़त हो? निखिल, व्हाट देन वुड बी द राइट थिंग टू डू, तो फिर क्या करना सही होगा? बिमला, ऑर्डर देम टू बी क्लियर्ड आउट, उन्हें खाली करने का ऑर्डर दो। निखिल, बट द गुड्स आर नॉट माइन, लेकिन सामान मेरा नहीं है। बिमला, इजंट द मार्केट योर्स, क्या मार्केट तुम्हारा नहीं है? निखिल, इट इज़ मच मोर देयर्स हु यूज इट फॉर ट्रेड,
यह ज़्यादातर उनका है जो इसे ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिमला, लेट देम ट्रेड इन इंडियन गुड्स देन, तो फिर उन्हें इंडियन सामान ट्रेड करने दो। निखिल, नथिंग वुड प्लीज मी बेटर बट सपोज दे डू नॉट, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है, लेकिन मान लीजिए कि वे ऐसा ना करें तो। बिमला, नॉनसेंस, हाउ डेयर दे बी सो इंसोलेंट, बकवास, उनकी इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई। निखिल, आई एम वेरी बिजी दिस आफ्टरनून एंड कैन नॉट स्टॉप टू आर्ग्यू इट आउट बट आई मस्ट रिफ्यूज टू टेरनाइज, आज दोपहर में बहुत व्यस्त हूँ और इस पर बहस करने के लिए रुक नहीं सकता, लेकिन मैं ज़बरदस्ती करने से इनकार करता हूँ। बिमला, इट वुड नॉट बी टेरनी फॉर सेल्फिश अगेन बट फॉर द शेक ऑफ द कंट्री, यह अपने फ़ायदे के लिए जुल्म नहीं होगा बल्कि देश के लिए होगा। निखिल, टू टेरनाइज for the country is to tyrannize over the country, but that I am afraid you will never understand. देश के लिए जुल्म करना देश पर जुल्म करना है, लेकिन मुझे डर है कि तुम यह कभी नहीं समझ पाओगे। निखिल लिव्स, निखिल चला जाता है। थर्ड, इन ग्रुप discuss the qualities one should look for in a marriage partner. You might consider the following points. ग्रुप में चर्चा करें कि जीवन साथी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आप इन बातों पर विचार कर सकते हैं। पर्सनल क्वालिटीज यानी कि व्यक्तिगत गुण। फर्स्ट है अपीयरेंस और लुक्स। क्लीनलीनेस एंड प्रेजेंटेबिलिटी मैटर बट इनर नेचर इज मोर इम्पॉर्टेंट, यानी दिखावट या रूप रंग। साफ सफाई और अच्छे से पेश आना जरूरी है, लेकिन अंदरूनी स्वभाव ज़्यादा अहम है। सेकंड, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, शेयर्ड आउटलुक ऑन लाइफ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, यानी नज़रिया और सोच। जिंदगी के प्रति एक जैसा नज़रिया, एक दूसरे का सम्मान और सकारात्मक सोच। थर्ड, सेंस ऑफ ह्यूमर, एबिलिटी टू लाफ टुगेदर, डिफ्यूज टेंशन एंड हैंडल स्ट्रेस इजीली, यानी हंसी मजाक का अंदाज, साथ मिलकर हंसने, तनाव कम करने और मुश्किल हालात को आसानी से संभालने की काबिलियत। वैल्यू सिस्टम यानी कि मूल्य प्रणाली। फर्स्ट, कंपैशन एंड काइंडनेस, एम्पैथी, केयर एंड इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि दया और सहानुभूति, मुश्किल समय में दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी परवाह करना और भावनात्मक सहारा देना। सेकंड, टॉलरेंस, एम्बिशन, पेशेंस टू हैंडल डिफरेंसेस अलोंगसाइड अ हेल्दी ड्राइव फॉर ग्रोथ, यानी सहनशीलता और महत्वाकांक्षा, मतभेदों को संभालने का धैर्य और साथ ही तरक्की की स्वस्थ चाहत। थर्ड, एटीट्यूड टू मनी एंड वेल्थ, प्रैक्टिकलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉन मटेरियलिस्टिक माइंडसेट, यानी कि पैसे और दौलत के प्रति नजरिया, व्यवहारिकता, आर्थिक जिम्मेदारी और चीज़ों के बजाय मूल्यों को महत्व देने वाली सोच। एजुकेशन एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, यानी कि शिक्षा और कामकाज का बैकग्राउंड। एजुकेशन एंड करियर आर इम्पॉर्टेंट बट दे शुड नॉट बी द ओनली बेसिस फॉर चूजिंग अ पार्टनर। शिक्षा और करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन साथी चुनने का एकमात्र आधार ये नहीं होने चाहिए। Fourth, are there parts of the play that remind you of the film scenes from romantic comedies? Discuss this in group and recount to the rest of the class episodes similar to those in the play. यानी कि क्या नाटक में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आपको रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के सीन की याद दिलाते हैं? ग्रुप में इस पर चर्चा करें और नाटक की घटनाओं जैसी ही दूसरी घटनाओं के बारे में क्लास के बाकी लोगों को बताएं। Answer. Absurd arguments. Lomo and Natalia start arguing over trivial matters like auction meadows and their dogs, even though Lomo has come to propose marriage. This is similar to romantic comedies where couples argue over silly things before expressing their feelings. यानी बेतुकी बहस। लोमो और नतालिया छोटी छोटी बातों जैसे कि ऑक्शन मीडोज और अपने कुत्तों को लेकर बहस करने लगते हैं।
Lomo and Natalia start arguing over trivial matters like auction meadows and their dogs. जबकि लोमो शादी का प्रस्ताव लेकर आया होता है, even though Lomo has come to propose marriage. यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों जैसा है जहां कपल्स अपनी भावनाएं जाहिर करने से पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं. दिस इज सिमिलर टू रोमांटिक कॉमेडीज वेयर कपल्स आर्ग्यू ओवर सिली थिंग्स बिफोर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स. ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टर्स. Lomo's hypochondriac nervousness and sudden mood changes along with the characters' exaggerated reactions create a humorous and theatrical effect. Such situations are common in comedy films. यानी बहुत ज़्यादा नाटकीय किरदार. लोमो का बीमारी का वहम, हाइपोकॉन्ड्रिया, घबराहट और अचानक मूड बदलना, साथ ही किरदारों का बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया देना एक मज़ेदार और नाटकीय माहौल बनाता है. ऐसी स्थितियाँ कॉमेडी फिल्मों में आम होती है. Thus the play uses misunderstandings, exaggerated reactions and silly arguments to create humor just like romantic comedies. इस तरह यह नाटक भी रोमांटिक कॉमेडी की तरह ही गलतफहमियों, बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया देने और बेतुकी बहसों का इस्तेमाल करके हास्य पैदा करता है. ओके.